क्योंकि लास्ट लेक्चर में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आए थे, उन टर्मिनोलॉजी के साथ अभी जो गायनेशियम वाला पार्ट है उसकी टर्मिनोलॉजी सब ऐड करते हुए फिर लास्ट में बस आज फैमिली रीड करना है, चैप्टर ओवर हो जाए। कुछ पूछना है लास्ट लेक्चर से? बताओ। मार्क करके रखो, अभी आएगा फैमिली में, जैसे जैसे आएगा तो फिर बताना सारे टर्म है। क्योंकि हम लोग ऐसे क्या पढ़े, अभी जनरल पढ़े। तो जैसे कोई फाइलम पढ़ते हैं या कोई एनिमल पढ़ते हैं तो उस जनरल कैरेक्टरिस्टिक को फिर उस एनिमल में देख। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ फैमिली देखी, कुछ फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फ्लावर, लीफ, फ्रूट, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। तो उसमें जहाँ पे भी टर्म आएगा पूछ। एस्टिमेशन क्लियर है सबको? ठीक है, ये इमेज देख लो यहाँ पे, कल नहीं लगी हुई थी। मोनो एडल्फस एक ग्रुप, ठीक है। फिर सिंजेनेसिस लिखवा दूंगी मैं, ये इसमें एंथर वाला पोर्शन फ्यूज होता है। सिन एंड्रस में गाइनोशियम से फ्यूज होता है। एपीपेटलस, पेटल के ऊपर क्या, कोहेजन ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन कहाँ है, पेटल के ऊपर। क्लियर है? फिर डाई एडल्फस दो ग्रुप में, सारे स्टेमेन दो ग्रुप में। अब जैसे यहाँ पे ये 9+1 वाला एग्जांपल है। पॉलीएडल्फस कई सारे ग्रुप, ये सभी एक एक स्टेमेन है लेकिन फिलामेंट वाले पोर्शन से फ्यूज है। इस तरीके से आपको टर्म याद रखने पड़ेंगे। बेटा अगर मुझे मैसेज कर रहे हो तो मराठी में मत करो। मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस, मेन आपके यही तीनों है टर्म। समझ में आ रहा है? ग्रुपिंग से रिलेटेड है कि जो स्टेमिन के नंबर हैं वो क्या आपस में फ्यूज होके ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप बना रहे हैं तो कितने, सारे स्टेमिन एक ग्रुप में है। एक तो हो गया आपका फ्री, टोटल फ्री, ठीक है, दैट इज, चलो यहाँ पे, ठीक है। सारे ग्रुप बना रहे हैं, दो ग्रुप बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, इस तरीके से उसको एडल्फी वर्ड के साथ आपको जोड़ देना। एडिशन में पेटलस, फाइलस, जिनेंड्रस याद रखें। एपीपेटलस सिंपली मिल जाता है आपको कि पेटल के ऊपर होगा स्टेमेन। एपीफाइलस, फाइलस में याद रखना है फाइलस इंडिकेट क्या कर रहा है, ये टैपल को इंडिकेट कर रहा है, मतलब पेरियंथ रिंग से है। पेरियंथ रिंग किससे मिलती है, जब आप कैलिक्स और कोरोला को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो उस केस में एक सिंगल रिंग जैसा स्ट्रक्चर, या हो सकता है वो डबल रिंग में है लेकिन आप उस पूरी रिंग को बोलोगे पेरियंथ, जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला एक ही जैसे दिख रहे हैं। जिनेंड्रस जब स्टेमेन अटैच होगा गाइनोशियम में। कल मैंने बताया था स्टेमेन की रिंग नंबर क्या है, 3। 3 या तो 2 से अटैच हो सकता है या तो 4 से अटैच हो सकता है, 1 तक तो नहीं आएगा। बीच में उसको दोनों में से कोई मिलेगा, मतलब दोनों साइड में जिसके जो उसके रिंग प्रेजेंट है उससे वो अटैच होगा। तो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे ही होता है, ठीक है। एंड्रोशियम का स्टेमेन या तो पेटल से अटैच, 1+2 पेरियंथ बन गया तो ये टैपल से अटैच्ड हो जाएगा। और फिर क्या बचा, जिनेंड्रस मतलब गाइनोशियम से अटैच। क्लियर है? देखो ये इमेज, ये जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें ये बता रही थी, डेल्फस और डेल्फस वर्ड याद रखना, एंड एंड्रस वर्ड याद। डेल्फस में ग्रुप की बात होती है, एंड्रस में सारे फ्री, स्टेमेन फ्री। ओके, स्टेमेन फ्री है तो कई सारे एंड्रोशियम की रिंग में स्टेमेन हो गए। तो कंडीशन क्या है, पॉली एंड्रस। एडल्फस इज रिलेटेड टू फ्यूजन ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स कितने फ्यूज हो रहे हैं। पॉली मतलब कई सारे ग्रुप है, दो से ज्यादा। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो, दो से ज्यादा हुए तो पॉली एडल्फ। एडल्फी वर्ड इज रिलेटेड टू फ्यूजन ऑफ स्टेमेन एंड एंड्रस वर्ड इज रिलेटेड टू फ्री। और जब ये फ्यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं सिन एंड्रस। ये भी वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू फ्यूजन।
जब फ्री थे तो पॉली, एंड जब फ्यूज है तो सिनेंड्रस, और जब टिप से फ्यूज है मतलब एंथर वाले पोजीशन से तो इसको बोलते हैं सिंजेनेसियस, सिंजेनेसियस कंडीशन सनफ्लावर में होता है। नेक्स्ट आ जाओ गायनोशियम में, वापस एनसीईआरटी। गायनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्थ रिंग है, ठीक है, ऑफ द फ्लावर and is made up of one or more carpel, pistil, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। A carpel consists of three parts, namely stigma, style and ovary. Ovary is the enlarged basal part which attached to the, किससे अटैच होगा बताओ? थैलेमस से, रिसेप्टेकल से बेटा, नीचे की तरफ कहाँ अटैच्ड होगा? जिसके बेसिस पे हम देख रहे थे कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी पोजीशन, ठीक है। ओवरी इज द इनलार्ज्ड वेसल पार्ट, वेसल के साइड में, रेसेप्टिकल जो गद्दी है फ्लावर का जो बेस है, ऑन विच लाइज द एलोंगेटेड ट्यूब, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पूछेगा तो बहुत इजी है। तो ट्यूबलेस होगा तभी इसके अंदर से पॉलन ट्यूब बनेगी, उसमें जगह होनी चाहिए ना, पॉलन ग्रेन आएगा तो पॉलन ट्यूब बनेगा, तो स्टाइल के थ्रू वो नीचे ओवरी तक पहुंचेगा, तो ये प्लेस होना चाहिए। दैट्स व्हाई स्टिग्मा इज ट्यूबलेस, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कभी ये फिल्ड होता है, कभी ये हॉलो ट्यूब होता है। हॉलो ट्यूब होगा तो रास्ता साफ मिलेगा, फील्ड होगा तो जैसे आप सोचो कई सारी टनल बनी हुई है, इधर जाओ आप मुंबई साइड ट्रेन जैसे ही लोगे तो कई सारे टनल से गुजरते हैं, तो इसका मतलब उस टनल को बनाया गया हो, तो वहां के बीच के टिश्यू को खुद पॉलन ट्यूब के जो केमिकल होते हैं वो डिजनरेट करते हुए, डिजोल्व करते हुए ट्यूब का पाथ बनाते हैं, रिप्रोडक्शन में काम आएगा ये। The style connects the ovary to the stigma. तो sequence simple है, style, stigma, style and ovary. The stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface. मार्क करो, receptive surface मतलब जो रिसीव कर रहा है। जैसे आप कभी फंक्शन में जाओ तो कैसे होते हैं, वहां पे गेट पे या तो दरबान खड़े होंगे या तो बहुत जगह पे होस्ट खुद खड़ा होता है, ठीक है, जिसका फंक्शन रहता है वो लोग रहते हैं डोर पे वेलकम करने के लिए। तो पॉलन ग्रेन आ रहा है तो उसका ऐसा नहीं है कि हाँ किसी का भी पॉलन ग्रेन कहीं भी चला जाएगा और पॉलन ट्यूब बन जाएगा। दिस इज वेरी स्पेसिफिक कि अपनी स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को रिसीव करे, पहचाने। तो इट इज लाइक कि आप किसी के भी शादी फंक्शन में ऐसे ही नहीं एंटर कर जाते, वहां कुछ ना कुछ पैरामीटर होते हैं कि आपका इंटरेक्शन हो, आप घराती हो लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से हो, फिर उसके अंदर एंटर कर, ठीक है। कहीं पे भी आप मूवी देखने जा रहे हो तो वहां पे एक हॉल टिकट होता है, आप फ्लाइट में जा रहे हो तो फ्लाइट की टिकट होती है, आप रेलवे में जा रहे हो तो ट्रेन की टिकट होती है। दिस इज लाइक कि समथिंग हैव टू बी इंटरेक्टेड। अब ऑब्वियसली ये यहाँ पे कुछ टिकट वगैरह लेके तो जा नहीं रहा है और कहीं से उड़ के आ रहा है, तो आप सोचो कि यहाँ पे क्या होता होगा कि कैसे पता चलेगा। दिस इज अगेन केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन होता है, स्टिग्मा कुछ रिलीज करता है, पॉलन ग्रेन कुछ रिलीज करता है, दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी होगी। अगर रिएक्शन पॉजिटिव है तो हाँ ये हमारी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है, इसको अलाउ करना है कि इस पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो, और उसको एड्रेस दिया जाए कि नीचे के साइड में पॉलन ट्यूब को मूव करना है, और अगर टिश्यू है तो डिजनरेट करते हुए अपने लिए रास्ता बनाते हुए। और फिर जो आपने एम्ब्रियो साइड में सिनर्जिड सेल पढ़े थे उसके पास होते फिलिफॉर्म अपेंडिस। तो जैसे कि आप बिल्डिंग में गए, एक्चुअली आपका घर कौन सा है ये घर के घर के फ्लैट नंबर से पता चलता है, या नेम प्लेट होगा उससे पता चलेगा। तो सिनर्जिट फिर इंडिकेट करती है अपने तरफ कि हाँ यहाँ पे एग है, और एग अपरेटस का पार्ट है सिनर्जिट एंड एग सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सेक की बात कर रहे हैं। रिसेप्टिव सरफेस कहाँ है? स्टिग्मा पे है, रिसीव करेगा, अलाउ करेगा कि पॉलन ग्रेन को इंटरेक्शन, इस टॉपिक को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन।
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, फर्टिलाइजेशन के पहले, पॉलिनेशन के बाद। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा रिकॉल करूं, एम्ब्रियो साइट क्या था, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस, मेगास्पोर का फॉर्मेशन, 4 मेगास्पोर में 3 डिजेनरेट, 1 इनलार्ज होगा, बढ़ेगा, 3 बार माइटोसिस करेगा, 3 बार माइटोसिस करने से वहां पे एक जगह साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, तो 2 न्यूक्लियस रह जाते हैं, वो बनता है आपका सेंट्रल सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एग एपरेटस, एग एपरेटस में एक सेल बनती है एग सेल, एग सेल और 2 सेंट्रल सेल के पास, एक सेंट्रल सेल के पास जो 2 न्यूक्लियाई है, ये दोनों करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ये मैंने प्लांट किंगडम में समरी बताई है। तो वही चीज है, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और हर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोस है। अब कितनी ओवरी है, कितने ओव्यूल हैं, कितने पिस्टिल हैं, ये सब वेरी करेगा फ्लावर टू फ्लावर। अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा। मार्क कर लो कुशन लाइक स्ट्रक्चर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो, जैसे आपने मटर तो सबने छीली होगी या देखी होगी, मटर, ग्रीन वाली मटर, तो फली को छीलते हैं, फली छीलते हैं, उसके अंदर मटर बीच में एकदम अटैच्ड होती है। तो जब मटर अटैच्ड है, तो जो फली है वो क्या है बेटा, ओवरी की वॉल है। ओके, जिस चीज से अटैच है, जैसे कभी तेजी से खोलो या बहुत पकी हुई है, तो फिर ये खोलते ही आपको अलग अलग मटर हो जाती है, आप निकाल देते, लेकिन आप यंग फली अगर आपको मिली है तो आप प्रॉपर फील करोगे कि उसको आपको तोड़ना पड़ता है हल्का सा, तो दैट अटैचमेंट इज प्लेसेंटा। समझ लेना, एकदम अच्छे से बता रही हूँ, दिस इज प्लेसेंटा। जैसे मदर वॉर्म में बेबी को मदर से टच करने के अटैचमेंट बनाने के लिए प्लेसेंटा अम्बिकल कॉर्ड रोल प्ले करता है, उसी तरीके से ये अगली पीढ़ी आने वाली है, सीड हैबिट के बाद सीड बनना आया था, क्लियर। ये नेक्स्ट नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन इसी ओव्यूल से आने वाला है, इसी सीड से आने वाला है। तो इसको मदर से ओवरी के टाइम जो ग्रोथ चाहिए था उसके लिए अटैचमेंट, दैट इज प्लेसेंटा। और इस पे पूरा एक टॉपिक आपको पढ़ना है, प्लेसेंटेशन, जो कि टफ माना जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, इसलिए इजी रहेगा, आपको एग्जाम्पल और प्लेसेंटा ध्यान रखना। तो प्लेसेंटा है क्या, वो समझ में आया। ओव्यूल और ओवरी की वॉल के बीच में जो कनेक्शन है, दैट इज प्लेसेंटा। When more than one carpel is present, they may be free. एक है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिंगल गायनोशिया में तो कोई टेंशन नहीं है, वो क्या किसी से फ्यूज करेगा। लेकिन एक से ज्यादा है तो कंडीशन है, फिर आता है कि या तो वो फ्यूज होगा या तो वो फ्री होगा। जैसे स्टेमिन में देखा था वैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। पॉलीएंड्री कंडीशन, यहाँ पे आप जब एक से ज्यादा होगा तब ध्यान रखना है, इट मे बी फ्री एज इन लोटस एंड रोज। एंड टर्म यहाँ पे आता है कार्पस आएगा, एपोकार्पस, एपोकार्पस फ्री के लिए, और फ्यूज के लिए सिन कार्पस, जैसे वहां पे सिन एंड्रस आया है। टर्म आप समझ के याद रखोगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज मॉर्फोलॉजी आप एग्जाम आ जाएगा ऐसे ही पढ़ते रहो। सिन कार्पस फ्यूज्ड, क्या कार्पल या फिस्टिल, ओके। सिन एंड्री, सिन एंड्रस, फ्यूज स्टेमन। When more than one carpel is present, they may be free as in lotus and rose. कंडीशन रोज और लोटस और रोज की क्या है, एपोकार्पी कंडीशन या एपोकार्पस कंडीशन, ओके बेटा। एंड कार्प वर्ड पहले भी बता चुके हैं, यूज करते हैं फ्रूट के लिए, ठीक है। बेसिडियो कार्प आया था, एस्को कार्प आया था, फ्रूटिंग बॉडी बोला था मैंने उस टाइम, तब मैंने बताया था कार्प मीन्स होता है फ्रूट। दे आर टर्म सिन कार्पस व्हेन कार्पस आर फ्यूज्ड। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो, तो सिन कार्पस का एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो। अब आप एक काम करो कि जहां जहां मस्टर्ड का एग्जाम्पल आया है वो सब निकाल लेना, एक जगह लिख लेना कि मस्टर्ड के फीचर पूरी मॉर्फोलॉजी में कहाँ कहाँ है, क्लियर। तो आपका मस्टर्ड प्रिपेयर हो जाए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन
द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट। ये पुरानी कहानी है, एंजियोस्पर्म पढ़ते वक्त ही देखा था ये। क्लियर है ये? सिनकार्पस फ्यूज्ड कार्पेलिया पिस्टिल एंड एपोकार्पस प्री कार्पेलिया पिस्टिल, और ये दोनों कंडीशन तभी पॉसिबल है जब एक से ज्यादा होगा। क्या? कार्पेलिया पिस्टिल। सिंगल होगा, मोनोकार्पेलरी में ये कंडीशन नहीं होगा। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पोर्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटेशन, गायनेशियम से रिलेटेड। ठीक है, प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा क्या है वो समझ में आ गया। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन ओवरी वॉल, इट इज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा तो जोड़ ही रहा है, लेकिन किस तरीके से बीज प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, दैट इज प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, मार्क कर लो ये। हर एस्टिवेशन में एस्टिवेशन की, फाइलोटैक्सी में फाइलोटैक्सी की फर्स्ट लाइन इज ऑलवेज डेफिनेशन, वो आपको क्लियर रहना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हो आप उसके अंदर। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, फ्लावर के अंदर ओवरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट इज नोन एज प्लेसेंटेशन, इज नोन एज प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। एक एक को देखते हैं। मार्जिनल बहुत इजी है, सबको समझ में आ जाता है, जो अभी मैंने पी का एग्जांपल दिया, दैट इज कि एक फली है, फली के मार्जिन में सारे बीज हैं, दिस इज मार्जिन। आप इसको ओपन करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और बीज इट डिपेंड्स कि वो फली कितनी मैच्योर है, कभी छूट जाएगी, कभी अटैच रहेगी, कभी एक दो दाने टूट जाते हैं, कभी दो तीन दाने अटैच रहते हैं। So first है, in marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral suture. Suture means होता है groove या line, ठीक है, जैसे ब्रेन में सूचर्स पढ़ोगे आप, वहां पे भी सूचर्स होते। तो वेंट्रल सूचर, वेंट्रल मतलब अंदर की तरफ। अब देखो यहाँ पे इमेज, दिस इज सूचर, एक निशान है, ठीक है। इसका बाहर एक होगा, एक अंदर होगा। फली बंद है तो ऑब्वियसली किधर है? अंदर, वेंट्रल, ठीक है। जो आप मटर का छिलका का बाहर सरफेस देख रहे हो दैट इज डॉर्सल, और जो अंदर दिख रहा हो वो है वेंट्रल। सूचर हुआ, सूचर हम इस लाइन को बोल रहे हैं, तो दैट इज रिलेटेड, इसका भी दो सरफेस, तीन सरफेस, चार सरफेस होगा, फोर सरफेस होंगे। तो बाहर की तरफ डॉर्सल, अंदर वेंट्रल, और आपको पता है फली अंदर लगेगी। तो मार्क कर लो, वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रीज फॉर्मिंग टू रोज, एज इन पी। अब ये टू रोज समझ लो थोड़ा, टू रोज क्या बात कर रहे हैं। जब भी आप फली ओपन करते हो तो आप देखोगे, अगेन आपने कितने फोर्स से खोला है, क्या किया, उस पर डिपेंड है। लेकिन कभी आप बहुत आराम से ओपन करो और वो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं हो, तो यू विल फाइंड कि एक इधर रहेगा, एक सीड इधर रहेगा, एक सीड इधर आएगा, एक सीड इधर आएगा, एक सीड इधर आएगा, ऐसे खुलती है, ठीक है। दिस इज टू रोज, समझ में आ रहा है? प्लेसेंटेशन में एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ऐसे जाएंगे, तो टू रोज हो गया। और जब आप फली बंद कर दो तो वो सभी एक दूसरे के बीच में ग्रुप्स, जो गैप था इसी गैप में आ जाएंगे, और ये इस जगह आ जाएगा, ये इस जगह आ जाएगा, और पूरी फली बंद हो जाएगी। समझ में आ गया? तो रटना नहीं है, समझ समझ के पढ़ोगे तो याद रहे। वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रीज फॉर्मिंग टू रोज, मार्क कर लेना एज इन पी, ओके। नेक्स्ट, when the placenta is axial, axis to placenta में, and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, यहाँ पे यही है आपका क्वेश्चन। मल्टीलोकुलर मतलब चैम्बर होगा ओवरी के अंदर, फिर से चैम्बर। देखो यहाँ ध्यान से, भिंडी देखा है, खीरा देखा है, खीरा को क्या बोलते हो तुम? तो ककड़ी बोलते हो उसे, देखा है? उसको कट किया बड़े आराम से, वाटर रिच होता है, 75% उसमें वाटर होता है।
तो आप देखते हो हमेशा इस तरीके से 3 मार्जिन रहता है। अगर आप इसको हाथ से भी तोड़ोगे तो भी ये खीरा छिलने के बाद ऊपर से एक कट लगा लो, वैसे तो नहीं टूटेगा तुमसे, बट आराम से ये 3 पार्ट में निकल जाता है। ठीक है, बहुत मैच्योर रहता है तो आराम से हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भिंडी में दिखेगा। तो देयर इज, समझो इसमें क्या है, यहाँ पे चैम्बर है। ये ओव्यूल, एक ओव्यूल ऐसे, सॉरी, एक ओवरी पूरा एक कंपार्टमेंट दिख रहा था, एक कमरा है। लेकिन यहाँ क्या है, 3 कमरे हैं। 3 कमरे हैं तो ऑब्वियसली वॉल आएगी, समझो, वॉल आएगी ना। तो एक तो ये हो गई, इस वॉल पे कुछ रह जाए, एक ये है, इस वॉल पे कुछ आ जाए, ऐसा समझो एक कमरा है। और हमें वॉल पे ही अटैच करेंगे तभी तो प्लेसेंटा से जुड़ेगा, हवा में तो यहाँ तो आएगा नहीं। क्लियर, आता है इसमें फ्री सेंट्रल में। तो अभी ये चैम्बर बनाए तो हम किसी न किसी वॉल से ही सीट को जोड़ेंगे या ओव्यूल को जोड़ेंगे, तो या तो यहाँ जोड़ लें या तो इधर जोड़ लें। ठीक है, तो फ्री एक्साइल और फ्री सेंट्रल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक्साइल में ध्यान रखना, यहाँ लॉक्यूल्स हैं, चैम्बर है, एंड इसका नाम ही है फ्री सेंट्रल, ये सेंटर में फ्री है। इज इट क्लियर, समझ में आया? फ्री सेंट्रल क्या है? सबसे बड़ी चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये चैम्बर है, कमरे हैं। अगेन ये कई सारे हो सकते हैं, क्लियर, मल्टी लॉक्यूल भी हो सकता है। तो मल्टी लॉक्यूल ओवरी, द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल। फिर से हम रिपीट करें, ध्यान से सुनो। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, एक्सिस पे है, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टी लॉक्यूलर ओवरी, ओवरी के अंदर चैम्बर है, उस चैम्बर के एक्साइल मतलब सर्टेन लाइक ऐसे पोजीशन कहीं बनेगा, एक्सिस उसी पे अटैच रहेंगे। और अटैचमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा। ओके, उसी प्लेसेंटा पे एक तरफ ओवरी वॉल, एक तरफ ओव्यूल, एंड द कंडीशन इज एक्साइल। एग्जांपल चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। नेक्स्ट है पेराइटल। पेराइटल में चैम्बर नहीं है, पेरीफेरिकल, ओवरी के वॉल के पेरीफेरिकल। समझ में आ रहा है? ओवरी वॉल है, ये आउटर हो गया, कोट बन जाएगा, जैसे सीड कोट, सीड कोट, ओवरी की फ्रूट कोट, फ्रूट लेयर। ठीक है, तो ये जब आप ये मटर की फली देख रहे हो तो दैट इज ओवरी की आउटर वॉल। क्लियर, इसी में जब आप ये देख रहे हो, सूचर की बात कर रहे हो, तो यहाँ एक आउटर है, एक इनर है, एक आउटर इनर ऐसे जा। तो उसी तरीके से आप इसमें देखो, इनर वाले साइड में ऑब्वियसली ओव्यूल अटैच्ड होंगे और बाहर वाला प्रोटेक्टिव बन जाएगा। तो दिस इज पेराइटल, पेरी फेरी पे अटैच्ड, ये हो जाएगा प्लेसेंटा। थोड़े से पेंसिल चला लो वहीं पे इमेज में। दिस इज प्लेसेंटा एंड दिस वन इज ओव्यूल। ठीक है, ये है पेरी फेरी। अरेंजमेंट क्या हो गया, पेराइटल। ये है एक्सिस, मैंने बताया एक्साइल पोजीशन हमेशा एंगल पे रहेगी, तो ये एक्साइल हो गया, सेंटर में है, लेकिन फ्री नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई ये वाला फ्री सेंट्रल होता है, ये चैम्बर में। In parietal placentation, the ovules develop on the inner wall. ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी समझाया, ओवरी की इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरीफेरल पार्ट। इमेज में चाहो तो लिख लो उसको, इनर वॉल, यहीं पे लिख लो इनर वॉल, खत्म हो गए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे इमेज नहीं, आप सबके एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं ना, वो पैराग्राफ से निकाल के यहाँ पे लिख लो, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। सारी प्रिपरेशन सिर्फ इमेज देख के 2 मिनट में रिवाइज हो जाता है। Ovules develop on the inner wall of the ovary on peripheral part. Ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of the false septum. False septum कैसा होता है, मतलब प्रॉपर चैम्बर नहीं था, लॉक्यूल नहीं था, लेकिन समथिंग लाइक इस तरीके का ये ग्रुप बन जाए कि ये ओव्यूल का या तो साइज या तो ये वाला ग्रुप कुछ इस तरीके से यहाँ तक आ जाए, इट विल शोज फॉल्स सेप्टम। ठीक है, वो प्रॉपर चैम्बर नहीं होगा लेकिन फॉल्स सेप्टम जैसा बन जाएगा।
एग्जाम्पल में मस्टर्ड, कभी देखा है मस्टर्ड की फली पॉड? सूखे हुए सरसों का देखा है? ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो, उसमें चैम्बर नहीं होता है, मटर जैसा ही होता है। आर्जिमोन, एग्जाम्पल आप इमेज में लिख लोगे, आपका पैराग्राफ पूरा सॉल्व हो जाएगा। When the ovules are born on the central axis, एक्साइल जैसा ही है, बस लॉक्यूल नहीं है, चैम्बर नहीं है, फ्री इन सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, एंड सेप्टा आर एब्सेंट, जब चैम्बर एब्सेंट है, लॉक्यूल एब्सेंट है, एज इन डायंथस एंड प्रिमरोज, द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। दिस वन, ठीक है बच्चा, डायंथस एंड प्रिमरोज क्या हो जाएगा? फ्री सेंट्रल। इन बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटा की खासियत ये है, डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन, इसके पास सिर्फ एक ओव्यूल है और वो बेस में, नाम कह रहा है बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है, ओवरी के बेस में है क्या? ओव्यूल, जहां ओव्यूल वहां पे प्लेसेंटा, अटैचमेंट प्लेसेंटेशन। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस, क्वेश्चन को मार्क कर लो, ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, एज इन सनफ्लावर मैरीगोल्ड। सनफ्लावर में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है? सनफ्लावर में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है? एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मत पढ़ो, लिखे होगे खुद से तो अलग है। कौन सा बेटा? साइमूल, हेड एंड कैपिटुलम, कैपिटुलम क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्लोरेट बताओ, टाइप्स ऑफ फ्लोरेट। क्या हो जाता है तुम लोग, इसका मतलब पढ़ाई नहीं सही चल रही है, पता है, सीधा इंडिकेशन, अगर इतने टर्म नहीं याद हो रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। किनारे में रे, बीच में डिस्क, रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट, एडवांस टाइप ऑफ, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, बिकॉज एक ही पॉलन, एक ही इंसेक्ट आएगा, वो मेल फ्लावर से लेके कई सारे फीमेल फ्लावर, सब एक जो आप सनफ्लावर देख रहे हो उस पर अगर मूव करेगा तो कई सारे फर्टिलाइजेशन वो विदाउट उड़े यहाँ से वहां गए एक ही जगह पे, वो नंबर ऑफ फर्टिलाइजेशन करवा सकता है, और फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेगी। चलो मार्क करो, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, ठीक है, तो बेसल प्रेजेंटेशन का इमेज ये है, दिस इज सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन बेसल, इसको लिख लो यहाँ, बेसल वन ओव्यूल, एग्जाम्पल सनफ्लावर मैरीगोल्ड, यहाँ पे लिखना सबके एग्जाम्पल। चलो सेंटर एक्सेस क्लियर है? इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन भर लो इमेज में, तो रिवीजन फास्ट हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट पोर्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रेजेंटेशन का अरेंजमेंट, नाम एंड एग्जाम्पल, एक टेबल बनाओगे, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
इसके अलावा भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त एग्जाम्पल मिलेंगे, तो जस्ट सॉल्व करो, ऑब्जर्व करो, सॉल्व करो, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ये एकदम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्रूट, सीड और फ्रूट। ओवरी डेवलप होगा तो फ्रूट बनेगा, ओव्यूल डेवलप होगा तो सीड बनेगा, ठीक है। फ्रूट भी पहले बहुत डिटेल में आता था, एकदम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जब पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और जब एग्जाम चलेंगे आपके पार्ट टेस्ट, उस टाइम हम फ्रूट पे क्लास लेंगे, ओके। एकदम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में तो टाइप्स ऑफ फ्रूट और एग्जाम्पल, बस इतना पढ़ेंगे वहां। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अगेन नेक्स्ट जनरेशन वाली रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन, इसके अंदर ही सीड होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा। इट इज अ मैच्योर और रैपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called parthenocarpic fruit. देखो दोनों लाइन को हमने फ्लो चार्ट बना दिया, ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं बोलोगे। क्या हुआ वहां पे दैट इज एकदम क्लियर रहना चाहिए आपको, शुड बी वेरी क्लियर। विदाउट फर्टिलाइजेशन इफ ओवरी डेवलप्स एंड फॉर्म द फ्रूट, इट इज सेड टू बी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होता है। एग्जाम्पल है बनाना, बनाना में सीड नहीं दिखता है आपको, और ये इवोल्यूशन है। पहले बनाना में सीड होता था, वो इवोल्यूशन में डिजेनरेट हुआ है। नाउ सपोज बनाना में अगर सीड हो तो वो कैसे एडिबल रहेगा, कैसे खाओगे, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोजेनेसिस वर्ड यूज करते हैं एंजियोस्पर्म को छोड़ के। अगर कहीं पे विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रोथ हो रही है, जैसे ब्रायोफाइटा में, एल्गी में, गैमेट का ग्रोथ हो जाए, और ये गैमेट हमेशा कौन सा होता है, फीमेल गैमेट। दिस इज अगेन लॉजिकल क्वेश्चन। फीमेल गैमेट के पास होता है साइटोप्लाज्म, चाहे आप ह्यूमन की बात करो, चाहे एनिमल्स, अदर एनिमल्स की बात करो या प्लांट की बात करो, साइटोप्लाज्म चाहिए आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। मेल गैमेट का साइटोप्लाज्म बहुत ही निग्लेजिबल, मतलब उसके मूवमेंट, उसको खुद ही चल के दौड़ के हर हर जगह रन करना है एक तरीके से, क्लियर। तो वो उतना ही एनर्जी रखता है जितना उसके मूवमेंट के लिए चाहिए, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। बट बाय डिफॉल्ट फीमेल गैमेट के पास साइटोप्लाज्म है ही, साइज में बड़ा होता है, वो गैमेट कंडीशन याद करो। एंड इस केस में अगर समहाउ किसी स्पीसीज में विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल गैमेट डेवलप करके फ्रूट बना देगा, तो वो केस हो जाता है पार्थेनोकार्पिक। कार्प वर्ड याद रखना, दैट इज रिलेटेड टू फ्रूट, और फ्रूट से बनेगा आपका एंजियोस्पर्म में। तो टेक्निकली ये होता है एंजियोस्पर्मिक विदाउट डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। इसके अलावा इफ टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड ब्रायोफाइटा, आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, वहां पे डेवलपमेंट की बात की जाएगी न्यू प्लांट की, तो वर्ड यूज करते हैं पार्थेनोजेनेसिस, नो कार्पे, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनो मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जेनेसिस मीन्स न्यू का फॉर्मेशन, सिंथेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। एनिमल के केस में भी पार्थेनोजेनेसिस, जैसे आपको हनी बी पढ़ना है, हनी बी कंप्लीटली पार्थेनोजेनेसिस को शो करता है। हनी बी के केस में मेल होता है हैप्लॉयड, फीमेल होती है डिप्लॉयड, फीमेल में ये एक फीमेल होती है क्वीन बी। तो हनी बी के पॉपुलेशन में जो मेल होता है वो ऑलवेज हैप्लॉयड होता है, ड्रोन, ओके। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन वो बड़ा हो रहा होगा, बन गया है, ये दिख रहा है आपको हैप्लॉयडिस। फीमेल बनने के लिए, फीमेल बनने के लिए हमेशा मेल गैमेट एंड फीमेल मेल गैमेट और
फीमेल गैमेट, ये हाफ हो जाएगा तो n+n 2n, उससे बनेगा आपका फीमेल जो वर्कर बी होती है। वर्कर बी में से ही बोलते हैं कि रॉयल जेली जिसने ईट कर लिया और जिसको सर्वसम्मति से डिसाइड कर लिया गया वो बन जाती है क्वीन बी। क्वीन बी के पास ही कैपेसिटी होती है सिर्फ रिप्रोडक्शन की। तो एक जनरल सा एमसीक्यू पूछा जाता है कि हनी बी के पॉपुलेशन में ड्रोन का फादर नहीं होता, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। ठीक है, इसके कोई फादर नहीं होते क्योंकि ये डायरेक्ट फीमेल गैमेट के डेवलपमेंट से बन जाता है। मेल हनी बी, वर्कर हनी बी फीमेल होती है, मेल हनी बी ड्रोन होता है। तो आएगा जब तब बात करेंगे, जस्ट हम आपको बता रहे हैं। तो दिस इज पार्थेनोजेनेसिस, ये जो ड्रोन का बनना हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? फ्रूट का बनना पार्थेनोकार्पेट, अदर डिवीजन से डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। चलो वापस आओ, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हाईलाइट करो। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल, फ्रूट की वॉल पूछी जाती है, एकदम बढ़िया से ध्यान रख लो। पेरिकार्प, ठीक है, पेरिकार्प मतलब फ्रूट के चारों तरफ की वॉल, पेरिकार्प हो गया। एंड सीड्स, फ्रूट के अंदर क्या होगा, ओव्यूल डेवलप होंगे सीड में। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लेसी, अब आप किसका क्या पोर्शन खाते हो, दैट इज अगेन डाइवर्सिटी। इसलिए मैंने बोला फ्रूट आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फ्रूट और कैसे उसमें डाइवर्सिटी है, पहले अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते। कुछ चीजें आपको बस याद रखना है। जैसे यहाँ लेयर की बात दी गई है तो पेरिकार्प बोलते हैं, और पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लेसी। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिकार्प, ऐसे लिख लो आप पेरिकार्प। एंड जब वो थिक एंड फ्लैशी होगा, ठीक है, एडिबल होगा, सारे फ्रूट आप नहीं खाते हो बेटा, सभी सीड नहीं आपके ग्रेन है, लेकिन नेचर में बहुत सारे एंजियोस्पर्म में बहुत सारे फ्रूट हैं। तो आप समझो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं। पेरिकार्प अगर फ्लैशी होगा, एडिबल है, तो उसकी फिर से 3 लेयर बनेगी। आउटर, ऊपर की तरफ एपी, बीच में मीजो, एंड अंदर एंडो। इज इट क्लियर? अब इसको मैंगो इतना अल्फांसो खाते हो, यहाँ का फेमस है, उस पर अप्लाई कर दो। एपिकार जो आम का छिलका है दैट इज एपिकार, जो फ्लैशी पार्ट है, जो आप एडिबल पार्ट है, दैट इज मेसोकार्प। सीड कहाँ है? सीड का पूरा नारियल लगा के सीड की तरह यूज कर। इज इट क्लियर? तो नारियल के केस में ये जो आपको रेसे जैसे दिख रहे हैं दैट आर रप्चर्ड एपिकार, ये डिजेनरेट हो रहे हैं, टूट गए, सूख गए, डेहिसेंस हुआ। जब आपको वो ग्रीन कलर का दिखता है तो उसके पास अच्छा खासा वाटर सब्सटेंस है, वो मैच्योर है, ठीक है, ये सूखा हुआ होता है। फिर जो सारे थ्रेड दिख रहे हैं मतलब रप्चर्ड एपिकार्प पे, आपको एपिकार्प कहाँ बोला मैंने, जैसे आपको कई ब्राउन ब्राउन पैचेस दिखेंगे वो एपिकार्प हो जाएगा। जो थ्रेड होंगे, थ्रेड, वो मीजोकार्प हो जाएंगे जिससे जूट बनती है, रस्सी बनती है, ठीक है। और जो हार्ड कवरिंग दिख रही है ब्राउन वाली, वो आपका एंडोकार्प है। जो एडिबल पार्ट है ये है सेलुलर, सेलुलर सॉलिड एंडोस्पर्म। बहुत जेन्युइन गलती होती है बच्चों से। लिक्विड भी सेल होता है, लिक्विड भी सेल होता है, वहां पे भी लिविंग कंटेंट है जो आप पीते हो, दैट इज लिविंग एंड वेरी न्यूट्रिएंट, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है पूरा। तो अंदर जो वाटरी रहता है कोकोनट वाटर, वो रहता है आपका लिक्विड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म में भी होता है, एंजियोस्पर्म में भी होता है। जिम्नोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का जो सेंटर वाला फर्टिलाइजेशन हुआ था n+n+n 3n, PEN बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये फॉर्मेशन हुआ था आपका
और n+n मेल गैमेट और एग, उससे फॉर्मेशन हुआ था 2n जाइगोट का। ये दोनों का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए फूड न्यूट्रिशन सप्लाई देगा कौन? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अगर डेवलपमेंट के टाइम तक रह गया तो सीड को बोलते हैं या फ्रूट को बोलते हैं एंडोस्पर्म। एक फ्रूट या सीड रह गया, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, अब आप सीड में देख रहे हो, जैसे कोकोनट में आप देख रहे हो तो एंडोस्पर्म अभी है। क्लियर? आप देख रहे हो राइस वगैरह, तो सब यूटिलाइज हो गया, वो पूरा ग्रेन है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाता। ठीक है, लेयर याद रहेगी। पहले पेरिकार्प याद रखना है, उसके बाद कंडीशन है इफ पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी एडिबल, देन उस केस में आप फिर से 3 लेयर डिफाइन कर रहे हो, एपी, मीजो, एंडो। ओके, पेरिकार्प मतलब वॉल, फ्रूट वॉल आप पूरी बात कर रहे हो। उसके बाद फ्रूट वॉल की अगर लेयर बनेगी तो 3 लेयर फिर से आएगी, एपी, मीजो एंड एंडो। इन मैंगो, फटाफट जो एग्जांपल है उसको हाईलाइट करो। द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, ऐसे फ्रूट को कहते हैं ड्रूप फ्रूट। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। अब यहीं पे इसलिए मैं अभी पढ़ा नहीं रही, कई सारी कंडीशन आएगी कैसे फ्रूट का डेवलपमेंट है, कौन सा पास एडिबल है, वो आता नहीं है इतना, तो इसका लेक्चर लेंगे अपन पूरे कोर्स खत्म होने के बाद। और आपको मॉड्यूल में एक चार्ट मिलेगा, अभी मत जाना उस पर, कोई मतलब नहीं है। बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपको उसको रेफरेंस लेना है तो क्वेश्चन में कोई आपको पूछता है कि कैसा है ये, कौन सा फ्रूट है, मेज कौन सा है, तो जैसे एक बार आ चुका है कैरोप्सिस, तो उस तरीके से आप वहां पे एग्जाम्पल लिख लेना और वो क्वेश्चन अपना सॉल्व करके जाओ। बट टाइप्स क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी नहीं पढ़ना। तो दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, इसका मतलब क्या है? सिंगल कार्पेल है, सुपीरियर ओवरी, ओवरी सुपीरियर होगा, तो बाकी सब स्ट्रक्चर नीचे से, तीनों रिंग, एंड्रोशियम, कार्पल, सॉरी एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स, सभी ओवरी के नीचे से रहेंगे। सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। देखो मोनोकार्पेल है तो ओव्यूल, ओवरी एक होगी, अब ओवरी के अंदर सीड फिर से वेरी कर सकते, इसलिए ये ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है वन सीडेड, एक ही ओव्यूल है अंदर। तो मैंगो के अंदर आपने देखा होगा सीड एक ही मिलता है पूरा कट करने के बाद। बंद कर, क्लियर है बच्चा? ये क्लियर हुआ? क्या सा तुम लोग बोर हो रहे भाई? मेरा तो इतना मतलब ऐतिहासिक क्लास चल रहा है ना, अभी तुम्हें ये पढ़ा रही हूँ, 3 बजे फिर से यही चल रहा है, पहले के 4 चैप्टर खत्म हो गए, यही चल रहा है, फिर से यही बोलेंगे। फिर अभी दिन में 12th वालों का तो फूड एनहांसमेंट स्टार्ट हो। समझ में आया? कंडीशन दी हुई है इसलिए मैं बोल रही हूँ टर्म्स ध्यान रखो, क्योंकि टर्म्स बताने के बाद अब सब चीजें सिर्फ किसी चीज के स्पेसिफिक, अभी मैंगो की बात हो रही है, कोकोनट की बात हो रही है, तो इसमें कंडीशन क्या आ गया? दे आर ड्रू फ्रूट। ड्रू फ्रूट की कंडीशन क्या होती है, क्यों होते हैं? मोनो कार्पेलरी मतलब वन कार्पल, पहली चीज क्लियर। फिर ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग फ्लावर कैसा है? सुपीरियर ओवरी, फ्लावर हो जाएगा हाइपोगाइनस, यही क्वेश्चन बन जाएगा। एंड आर वन सीडेड, उसके अंदर एक ओवरी और एक ओव्यूल है, तो दैट इज वन सीड। अब अपने अल्फांजो में इसको अप्लाई करो, देखो तुम याद रहेगा। आम खाते हो ना भाई, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई देते हो। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड, इसलिए एग्जांपल दे दिया है, आप देख लिए तीनों लेयर आपको समझ में आई। इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, जितना मैच्योर होता जाएगा आम उतना पतला एपिकार्प होता जाएगा, पक जाएगा तो बिल्कुल थिन हो जाता है। वो सब क्यों होता है पता है? मिडिल लैमला, कुछ याद है? मैग्नीशियम कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है, सीमेंटिंग लेयर, यहाँ पे पैक्टिनेज एंजाइम वर्क करता है मैचुरेशन के टाइम, तो ये पैक्टेट लेयर डिजनरेट होती जाएगी। सीमेंट, अगर किसी वॉल के बीच से सीमेंट ही हटा दो तो क्या होगा? सारे ईंटें फ्री हो जाएंगे, तो इसलिए फ्लैशी हो जाता है। कोई भी फ्रूट पकता है तो मिडिल लेयर जो होती है, मिडिल लैमला वाली, वो डिजनरेट होती जाती है, इसलिए वो कच्चे हार्ड होते हैं और पकने पे राइपेंड फ्रूट कैसे होते हैं? फ्लैशी और फ्रूटी होते जाते हैं। फ्रूटी के लिए फ्रक्टोज इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन जो सॉफ्ट होते हैं उसके लिए आप लेयर याद रखो, मिडिल लैमेला डिजनरेट होती है।
अ मिडल फ्लैशी एडिबल पार्ट, अब इतना तो आप गलत नहीं कर सकते आई थिंक, ठीक है। एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, एंडोकार्प के अंदर है सीड, बस इतनी गलती मत करना, नहीं तो अचार उचार बनाने के लिए जब कट होता है तो ध्यान रखो, खाते वक्त तो आप गुठली फेंक देते हो, उसी को सीड समझते हो, बट दैट इज नॉट सीड, वो एंडोकार्प फेंकते हो, एंडोकार्प को और फाड़ोगे तब जाके सीड मिलता है। तो अचार कट करते वक्त, अचार बनाने के लिए जो आम वगैरह कट होता है उसमें बहुत आराम से दिखता है, निकालते जाते होंगे। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप, अभी देखो यहाँ ड्रूप ड्रूप दो बार आया, दोनों को याद रखो। द मेसोकार्प इज फाइब्रस, और मैंने बता दिया तीनों लेयर कहाँ कहाँ है, क्लियर है। नेक्स्ट है जो सीड, the ovules after fertilization develop into seed, a seed is made up of a seed coat, फ्रूट के पास फ्रूट वॉल, लेयर, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, कुछ नहीं तो पेरिकार्प, ठीक है। सीड के पास सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो, वो तो चाहिए ना जो डेवलप होगा, जिसके पास रेडिकल और प्लिम्यूल है, वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एम्ब्रियो फाइटा है एंजियोस्पर्म, तो एम्ब्रियो रहेगा। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, जिससे आएगा रूट सिस्टम, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एंड वन एज इन व्हीट मेज, मोनोकॉट का एग्जांपल हो गया, वन आते ही मोनो समझो, जो कई बार तुम लोग को बताया है, जो इजीली तुम ब्रेक नहीं कर सकते हो, नेचर ने जिसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, ग्रेन में देख लो तुम, सीड में देखो, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम वहां पे जो कॉटिलेडॉन होते हैं वो नंबर में होते हैं, और जब पहली लीफ आती है, जब सीड से लीफ आता है, तो उससे अगर पहली लीफ एक है, सिंगल है, तो वो मोनोकॉट प्लांट होता है, दो होती है लीफ तो वो डाइकॉट प्लांट होता है। ये सब आइडेंटिफिकेशन फीचर होते हैं। एंड वन एज इन व्हीट एंड मेज, और टू कॉटिलेडॉन एज इन ग्राम एंड पी, तो डाइकॉट हो गया ये हो गया मोनोकॉट। क्लासिफिकेशन में जाओ, फेनरोगैम्स में फिर से क्लासिफाई किया गया था एंजियोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट में। सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या है, डाइकॉट पहले आए, मोनोकॉट बाद में आए। मोस्ट डेवलप्ड क्या है, मोनोकॉट, ये सब क्वेश्चन है। Now structure of a dicotyledon seed, the outermost covering of a seed is seed coat, ठीक है, यहाँ पे भी दिया था। The seed coat has two layers, अब ये ध्यान रखो, ऐसे लिख लो सीड कोट, जैसे अभी ओवरी में देख रहे थे आउटर वॉल इनर वॉल, वैसे ही सीड कोट की खुद की दो लेयर हो गई, टेस्टा टैगमेन, बस इतना ही पूछता है अब तो। टेस्टा इज आउटर, मैच द कॉलम में आ जाएगा, आउटर लेयर ऑफ सीड कोट, आउटर लेयर ऑफ सीड, ठीक है, इनर लेयर ऑफ सीड कोट, इनर। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट through which the developing seeds are were attached to the fruit. अब बताओ ये हाइलम क्या है, सोचो क्या है ये, और इस लाइन को अगर डिकोड करे तो मैं सोचूंगी, मैं भी मान लूंगी कि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है। पास्ट में जाओ, क्या था फ्रूट, क्या है सीड, और अटैचमेंट को समझो और बताओ, इसको डिकोड करो क्या लिखा है। The hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit. रिवर्स बोलो, ओव्यूल अटैच टू द ओवरी, गुड, ठीक है। प्लेसेंटा, लेकिन स्कार है, प्लेसेंटा नहीं है, जहां पे प्लेसेंटा अटैच था वो निशान है, समझ में आई बात, ठीक है। तो आप मटर छीलो, उस पर देखो आपको प्रॉपर निशान दिखेगा, वो तो हरी मटर है इसलिए प्लेसेंटा भी दिखेगा। सूखी मटर की भी एक सब्जी बनती है, छोले बोलते हैं। चना देखो, कोई भी देखो जो अटैच था उसके ऊपर एक आपको स्कार दिखेगा, हाइलम, ठीक है। तो हाइलम पूछेगा, इसको ध्यान रखना बेटा। हाइलम इज स्कार, जैसे मैंने बताया था कि आपका ये कोकोनट ट्री बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो जब इसकी हाइट कम रही होगी तो भी इसके क्राउन पे ही लीफ रही होगी, इसलिए वो पूरे स्टेम पे आपको स्कार दिखते हैं, वो लीफ गिरती जाएंगी, नई लीफ आती जाएंगी, और हमेशा अपेक्स पे लीफ रहती है। तो स्टेम पे क्या है, लीफ के निशान है, स्कार मतलब मार्क,
ठीक है, कोई मार्किंग रह गई। Above the hilum, again जो गलती होती है वो ध्यान से सुनो। Above the hilum is a small pore called the micropyle. अब ये सब आपको रिप्रोडक्शन में डिटेल में आएगा समझ में। अब एक पोर है जो माइक्रोपाइल है, और ओव्यूल में एक एंड मैंने बताया था माइक्रोपाइलर एंड, जहां पे एक अपरेटस प्रेजेंट होता है, तो वहां से पॉलन ट्यूब को एंट्री मिलती है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम इस माइक्रोपाइल ने एज अ डोर वर्क किया था, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ है, तो सीड जो पानी वगैरह की सप्लाई वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, आपने जमीन में सीड लगाया, वो सब कहाँ से एंटर करते हैं? माइक्रोपाइल से। तो अगेन आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पॉइंट दिखेगा, ठीक है, ये हो गया इसका, और इसी के नीचे एक आपको ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा, वही माइक्रोपाइल रहा होगा, माइक्रोपाइलर पोर। एंड अभी वो कैसा है? एब्जॉर्प्शन के लिए, तो जो फर्स्ट टाइम वाटर वगैरह इंसर्ट करके इसको इम्बाइब करेंगे और इसके अंदर एक्टिविटी आएगी, ये सॉलन होता है, स्प्राउट बनता है, वो सब कहाँ से स्टार्ट होता है? माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल से। इज इट क्लियर? बाकी रिप्रोडक्शन के टाइम में और बात करेंगे इस पर। विद इन द सीड, हाइलम क्लियर है, माइक्रोपाइल क्लियर है, ये सब आपको सीड के ऊपर दिखेगा, स्पेसिफिक सब में दिखे ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। विद इन द सीड कोट, विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो, जो हमारा मेन नेक्स्ट जनरेशन तो इसी से आने वाली है, कंसिस्टिंग ऑफ वन एंड ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है इसमें, एंड टू कॉटिलेडॉन। अच्छा, डाइकोट सीड चल रहा है, टू कॉटिलेडॉन। द कॉटिलेडॉन्स आर ऑफन फ्लैशी, फ्लैशी होंगे क्योंकि ये इसको क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व फूड मटेरियल के साथ अभी इसके डेवलपमेंट तक फूड प्रोवाइड करेंगे, क्लियर? तो कॉटिलेडॉन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, बेटा अंडरलाइन करो। अभी इन्वायरमेंट में अगली जनरेशन आने के पहले जो वहां पे रिजर्व फूड मटेरियल है, उसी को यूज करके एवरीथिंग इज लिविंग। आपके किचन के डब्बे के अंदर जो सीड रखा है, मटर का दाना रखा है, चने के दाने रखे हैं, मूंगफली रखी है, वो सब लिविंग है, बस उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम डाउन चल रही है। तो उस टाइम आप स्प्राउट कैसे बन जाएगा? अगर वो नॉन लिविंग होता तो वो स्प्राउट कैसे बनता? समझ रहे हो ना हम क्या बता रहे हैं? मूंग की दाल, चने की दाल, मतलब टूटी वाली दाल नहीं, पूरा चना, ठीक है, वो सब क्या है? लिविंग। अब रोस्टेड पीनट, रोस्टेड चना, ये लिविंग नहीं रहेगा। रोस्ट किया मतलब उसका वाटर कंटेंट सब इवेपोरेट हो गया, प्रोटोप्लास्ट खत्म हो गया, अब सिर्फ वही सीड कोट, सेल वॉल, वो सारी चीजें प्रेजेंट है, रिजर्व फूड उसके अंदर है, क्लियर है? उसको आप भिगाओगे तो उसमें स्प्राउट नहीं आएगा। आप इसको समझे? ये दो तीन फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड है, वहां पे भी डिटेल में बात करेंगे इनका। Full of reserve food material. At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and plumule. Plumule से आएगा shoot system, radicle से आएगा root system. In some seed, अब यहाँ से आप मार्किंग करो, ये तो फिर से लिखना हो तो लिख लेना, R पर radicle, R पर root system, P पर कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन बचता है सिर्फ shoot system, तो ट्रिक से छोड़ो। प्लिम्यूल शूट सिस्टम, तो सभी आपका स्टेम, ब्रांच, एडवेंटिशियस रूट, ये सब आप जो बोलते हो वो सब कहाँ से आता है? प्लिम्यूल से। एंड रेडिकल से सिर्फ और सिर्फ टैप रूट और फाइब्रस रूट, रूट सिस्टम। इन सम सीड सच एज कैस्टर, एग्जांपल है, मार्क करो, कैस्टर ऑयल सुना है? द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो सब में बन रहा है, एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है। आगे जो बात कहने जा रहा है उसके लिए लिखा था इन सम सीड इज अ फूड स्टोरिंग, मतलब ये जो लाइन ये लिख रहा है ना, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है यहाँ पे, मतलब एम्बिग्विटी है, ठीक है? ये सम के साथ ले जाओगे मतलब एंडोस्पर्म कहीं फॉर्म होता है, उसका रीजन यहाँ है, लेकिन उसने स्टार्ट थोड़े अलग तरीके से किया है, सेंटेंस फ्रेमिंग गलत। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, क्लियर है? जब मैं बता रही हूँ आपको कि एंडोस्पर्म रिमेनिंग रह जाता है, दैट इज एंडोस्पर्मिक सीड। जो वो कह रहा है कि इन सम सीड सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड।
दिस इज फॉर एवरी एंजियोस्पर्म. लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इफ एंडोस्पर्म टिश्यू इज रिमेनिंग, then the seed is known as endospermic seed. Endosperm still remains. ठीक है, उसको बोल देंगे एंडोस्पर्मिक सीड. जिस सीड के अंदर आप एंडोस्पर्म देख रहे हो वो सीड क्या हो जाएगी? एंडोस्पर्मिक सीड. इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी, द एंडोस्पर्म सब डिजेनरेट हो गया. अब वो पूरा आपको टोटल सीड दिख रहा है. The endosperm is not present in mature seed and such seeds are called non-endospermic seed. एग्जाम्पल कहाँ है? बीन, ग्राम, पी. देखो सभी को तोड़ो आप, सब दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. सीड बहुत आराम से. सीड कोट हटाओ. अब देखो जैसे आपने मटर छीला ना, तो जब मटर की फली छीली तो ओवरी की वॉल छीली थी. ओवरी की वॉल का आउटर इनर समझ में आया. अब आप एक मटर को भी छीलो बहुत आराम से, वो भी छिल जाएगा. एक मटर को छीलो तो वो आप सीड कोट हटाते हो और उसके अंदर आपको दो पार्ट में सीड दिखेगा. दैट इज डाइकोट सीड. क्लियर? सीड के कोटिलेडॉन, सीड के कोटिलेडॉन अलग होते हैं, एम्ब्रियो के कोटिलेडॉन अलग होते हैं. रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताएंगे. ठीक है बच्चा. तो अभी देखो जैसे ये ओपन किया हुआ आपको दिख रहा है, तो एक रेडिकल वाला पार्ट होगा, एक प्लेम्यूल वाला पार्ट होगा, और दोनों सीड कोट है, कोटिलेडॉन है. सीड कोटिलेडॉन, सीड लीव, एम्ब्रियोनिक कोटिलेडॉन, एम्ब्रियोनिक लीव. बात एक ही चीज है कि मोनोकॉट होगा तो एक होगा और डाइकॉट होंगे तो दो होंगे. ठीक है बच्चा. एम्ब्रियोनिक कोटिलेडॉन समझ में आया? और इसी से जब रियल लीफ आएगी तो मैं क्या बोल रही हूँ? नंबर में 2 आएगी. ओके. तो सीड कोट समझ में आया. इसी तरीके से आप सूखा हुआ चना जो आप स्प्राउट के लिए लगा रहे हो, तो उसकी जो ब्राउन कवरिंग है दैट इज सीड कोट. फिर आप उसको छीलो तो आपको येलो कलर की दाल दिख जाएगी. इसी को जब तोड़ के मतलब इसको ग्राइंडिंग करके देते हैं, टूट जाता है वो दो पार्ट में, तो वो आपके चने की दाल हो जाती है. उसी को पीस देते हैं तो बेसन हो जाता है. इसको भून के पीस देते हैं तो सत्तू हो जाता है. तो सब कुछ एक ही चने से है. उसको आप भिगा लेते हो तो आप स्प्राउट बना लेते हो, उसी को आप छौंक लेते हो तो आप छोले बना लेते हो. क्लियर है? लेकिन है क्या वो, ये समझ में आया? तो हाइलम ऑब्जर्व करना, माइक्रोपाइल ऑब्जर्व करना, सीड कोट आपको समझ में आ गया है कि वो ब्राउन वाली जो कवरिंग है और अंदर जो दाल है दैट इज सीड कोटिलेडॉन. ओके. एम्ब्रियो कहाँ है? जब आप इसको ओपन करोगे तो यहीं पे आपको एक छोटा सा एम्ब्रियो दिखेगा जो कि पका हुआ रहेगा. मतलब आप एकदम मैच्योर देखोगे तो आप खोलते ही वो आपसे निकल जाएगा. दिखेगा नहीं, गिर गिर जाएगा नीचे, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा. पिनट में आराम से दिखेगा. पिनट ओपन करो, पिनट ओपन करते वक्त यहाँ टिप पे रहे. ठीक है. ऑब्जर्व करो इन सब चीजों को तो आपको रटना नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट है मोनोकॉट. तो डाइकॉट में आपको एग्जांपल में याद रखना बीन, ग्राम, पी, एंड ये है नॉन एंडोस्पर्मिक, एंड कैस्टर एंडोस्पर्मिक में. ओके. मोनोकॉट सीड, generally monocotyledonous seeds are endospermic, generally endospermic, but some as in orchid and are non endospermic. एक एग्जांपल दे दिया orchid, non endospermic, and orchid is a epiphyte. ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है. एपीफाइट मतलब प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाला फ्लावर, प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाला प्लांट. इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज, मोनोकॉट में मेज पढ़ना है, इमेज भी मेज की दिखी हुई है. द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस सीड कोट है, एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल. अब आप कॉर्न को छीलने की कोशिश करना, जरा छील पाओगे क्या? कॉर्न को कभी छील पाओगे? जैसे मैंने ग्राम का बताया, जैसे मटर की बात की, क्या उस तरीके से आप कॉर्न को छील सकते हो? नहीं छिलेगा. ठीक है. हाँ, भूनते हो तो ऊपर एक लेयर जरूर निकलती है. या आपने पॉपकॉर्न बनाया है तो आपने देखा है कि व्हाइट कलर का निकलेगा तो फिर वहां पे ब्राउन कलर का शेड होता है, दैट इज सीड कोट. क्लियर? लेकिन आप वो फ्यूज्ड होता है, उसको आप ऐसे छील नहीं सकते हो जैसे मैंने मटर और चने में बताया. तो सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल. तो सीड कोट और ओवरी की वॉल दोनों क्या है? फ्यूज्ड है.
द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। एंडोस्पर्म जो आप खा रहे हो, जब कॉर्न खाते हो, अगर आपने बॉयल वाला खाया या भुना वाला खाया, तो जो आपको मीठा सा लगता है ना, दैट इज एंडोस्पर्म। अगेन वो आप एंडोस्पर्म खा रहे हो। Endosperm is bulky and stores food. The outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer called aileron layer. ये फिजियोलॉजी में भी आएगा, ध्यान रखना। अभी प्रोटीन की बनी हुई लेयर एलिरोन लेयर। एलिरोन लेयर मैक्सिमम सारी पल्सेस वाली भी उसमें होती है, जो आप बोलते हैं ना कि ये प्रोटीन रिच है। जो इम्बिप्शन की प्रोसेस होता है, वाटर का एंट्री करके सॉलिन होना, जो स्प्राउट बन जाए, दैट इज इम्बिप्शन। एंड उसके बाद एलिरोन लेयर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई हो जाती है और ये प्रोटीन रिच होती है, इसलिए बोला जाता है स्प्राउट इज हेल्दी, ना कि डब्बे में रखा हुआ चना हेल्दी है। समझो, आपने ऐड तो क्या किया था, सिर्फ पानी ऐड किया था ना, पानी ऐड करते हैं ना स्प्राउट बनाते हैं तो, लेकिन डायरेक्ट चना क्यों नहीं खा रहे हैं? इसको क्यों हेल्दी बोलते हैं, कभी सोचा है ये सब? वो जो स्प्राउट जो अंकुर आता है, वो एलिरोन लेयर की एक्टिविटी प्रोटीन रिच आता है और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, तो प्रोटीन का कंटेंट आ जाता है उसमें। दैट्स व्हाई स्प्राउट इज हेल्दी, सीड इज सीड। ओके, बाकी ये सब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के साथ। दिस The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. अब आप इसको तो आप कहीं से काट फाट पा ही नहीं रहे हो, तो आपको बस समझना है कि एम्ब्रियो अंदर ही है, इसके एक ग्रूव है, वहां पे प्रेजेंट है। One end of the endosperm. It consists of one large and shield. ये क्वेश्चन है बेटा। शिल्ड, कॉटिलेडॉन, मोनोकॉट है ना, मोनोकॉट है ना बेटा, सुनो ध्यान से तुम लोग, मोनोकॉट है ना, तो वन लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलेडॉन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट मेज सीड, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कोटिलेडॉन नोन एज स्कूटेलम, उसको क्या कहते हैं? स्कूटेलम। तो स्कूटेलम आ जाएगा मैच द कॉलम में कि क्या है, इज इट सीड कोट और इट इज रेडिकल कवरिंग, प्लूम्यूल कवरिंग, और इट इज अ कोटिलेडॉन? देन आंसर इज कोटिलेडॉन, one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum, and a short axis with a plumule and radicle. ये तो हमें चाहिए ही चाहिए ताकि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम है। तो हमें ढूंढना है, हमेशा अवेयर रहना कि अगर ये सीड है तो इसके अंदर एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो होगा तो रेडिकल और प्लूम्यूल होगा, तभी अगली जनरेशन का प्लांट आएगा। ओके, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम है। दिस इज नॉट फॉर योर फूड, ये आपके फूड के लिए नहीं बनाया गया, ये नेचर में अपनी जनरेशन बनाने के लिए। ये अलग बात है, हम उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉप बना लिया हम लोग। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड, ये अगेन क्वेश्चन है मोनोकॉट का, डाइकॉट में ये नहीं है, मेंशन नहीं है। प्लूम्यूल और रेडिकल को एक प्रोटेक्टिव शीट दी गई है, राइजा वर्ड से पकड़ लो रूट, तो रेडिकल की कवरिंग क्या हो गई? कोलियोराइजा, एंड अब एक ही बचता है कोलियोप्टाइल, तो ये चला गया आपका प्लूम्यूल का कवरिंग। इज इट क्लियर? प्लूम्यूल, ठीक है, शूट सिस्टम के लिए, और ये होगा रेडिकल रूट सिस्टम के लिए। फिर से सुनो सेंटेंस, द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन शीद। शीद का नाम आते ही समझ लेना है कि कवर है, अच्छे इंपॉर्टेंट टिश्यू है भाई, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है, बाकी तो कोटिलेडॉन वगैरह सब फूड देख के खत्म हो जाएंगे। इनके पास जिम्मेदारी अगले पूरे प्लांट को बनाने की, चाहे वो कितना भी बड़ा बनियान ट्री बनने वाला हो या कोई छोटा क्रॉप, सीजनल क्रॉप हो, जिम्मेदारी तो एम्ब्रियो में रेडिकल और प्लूम्यूल के ही पास है। तो इनको मोनोकॉट के केस में क्या दिया गया? कवरिंग दी गई है। प्लूम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल, रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा। राइजा से देखो तो आप क्लियर रहेगा। अब ये आपको एलएस दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, इमेज है एनसीईआरटी का, आप देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, अगेन लेबलिंग के लिए आई है कई बार, 2-3 बार तो आई होगी, इसमें भी आई थी। अब आप समझो, ये एम्ब्रियो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन कभी आप इसको ध्यान से देखो तो एक नीचे वाला थोड़ा पार्ट व्हाइटिश दिखता है, व्हाइटिश दिखता है, और ऊपर का इसी तरीके से डार्क और शेडेड आता है। तो इस व्हाइटिश वाले पार्ट के अंदर, क्योंकि ये छील नहीं सकते इसलिए ऐसे दिखेगा नहीं, जैसे मैंने मूंगफली में बताया, तो इसके अंदर कहीं पे एक एक्सेस पे क्या है? एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको कट दिखा के तुम्हें लेयर दिखाया गया,
सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, ब्रैकेट में लिखो फ्यूज्ड, जो आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है। एलिरोन लेयर, प्रोटीनेशियस लेयर, एक यहीं पे लिख लो इम्बिप्शन प्रोसेस, ये फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे हम, तुम यहाँ पे मेंशन कर लो, इम्बिप्शन प्रोसेस में एक्टिव होती है। फिर एंडोस्पर्म दिख रहा है आपको, ये जो आप मैंने बताया जो मीठा लगता है दैट इज एंडोस्पर्म। खाते तो आप पूरा ही हो, सभी चीज चला जाता है, एम्ब्रियो भी आपके अंदर जाता है, कोई सीड जैसा नहीं दिखेगा कि आप उसको फेंकने वाले, तो आप पूरे का पूरा ही ईट करते हो। कौन? स्कूटेलम, दिस इज मोनोकॉट सिंगल कॉटिलेडॉन, यहीं पे लिख लो, भूलना नहीं है आपको ये सब बिल्कुल भी बेटा। शील्ड शेप का रिजिड स्ट्रक्चर है एक स्कूटेलम। कोलियोप्टाइल, तो प्लूम्यूल होगा इसके नीचे, प्लूम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल, ये सब कवरिंग है। शीद, शीद ऑफ प्लूम्यूल। कोलियोराइजा, शीद ऑफ रेडिकल। इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, एक सिंपल सा एग्जांपल पूछेगा मोनोकॉट है डाइकॉट है, वो तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। उसके बाद आपका स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, रेडिकल, प्लूम्यूल, एरिलोन लेयर, फ्रूट वॉल, सीड कोट, एंडोस्पर्म, ये सब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एंडोस्पर्म इज द फ्रूट फॉर द डेवलपिंग सीड, सीड, सीड के अंदर एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल और प्लूम्यूल, दोनों को प्रॉपर कवरिंग दी गई है, शील्ड है उनके पास, एक तरीके से शीद है, ठीक है। उसको बोलते हैं कोलियोराइजम रूट के लिए, रेडिकल के लिए, एंड कोलियोप्टाइल शूट के लिए। इज इट क्लियर? रिवाइज कर लेना, इतना कोई टफ नहीं है ये सब कोई पलट के नहीं देखता, मेरे तो लास्ट टू लास्ट ईयर वाले बच्चे कभी ये सब पलट के नहीं देखते, मेरे साथ ही खत्म करके आगे बढ़ जाते। एनाटॉमी में रुकते थे और एग्जाम्पल उनको भी इंस्ट्रक्टेड था कि जनवरी के बाद ही एग्जाम्पल देखोगे, जब जब हम टेस्ट लेंगे बस आधे घंटे उस पर टाइम दो, आगे आ जाओ, जितना याद रहेगा ठीक है, अदरवाइज मैंने उनको कभी एग्जाम्पल याद करने के लिए फोर्स ही नहीं की। पहले कॉन्सेप्ट से स्ट्रांग हो जाओ, जब हम टर्मिनोलॉजी पूछते हैं अगर वो नहीं बता रहे हो तब दिक्कत है। ये सब तो याद हो जाएगा, मतलब इनके एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, वो इतनी बार क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे कि याद हो जाएगा, लेकिन अब कोलियोप्टाइल ही नहीं याद है, कोलियोराइजा ही नहीं याद है, एलेरोन ही नहीं याद रहेगा, मोनोकॉट नहीं याद रहेगा, डाइकॉट नहीं याद रहेगा, पेरिकार्प नहीं याद रहेगा, तो क्या करोगे? एग्जाम्पल याद करके, ठीक है। ये है इसी का सब शॉर्ट एग्जाम्पल वगैरह जो था। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको लेना है दैट इज फैमिली, और फैमिली से रिलेटेड है कुछ, अब आपको आएगा फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। एक जनरल हम इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं, जैसे आपको ये इमेज दिख रही है, इमेज देखो 5.21 पाइसम सेटाइवम, साइंटिफिक नेम ऑफ पी। पाइसम सेटाइवम की इमेज दिख रही है, इसमें फ्लावर को शो किया है, वेजिटेटिव पार्ट को शो किया है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ को शो किया है, टेंड्रिल, क्लियर। फिर फ्लावर को ब्रेक किया है इसमें, कैलिक्स शो ने किया है, कोरोला दिख रहा है आपको, गाइनोशियम दिख रहा है, एंड्रोशियम दिख रहा है, ठीक है। फ्यूजन कैसा है? 9+1 वाला है, डायडल्फस कंडीशन, ये मैं ऐसे शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी तुम्हें रटवा नहीं दी। तो दिस इज डिस्क्रिप्शन, जो आपने उसके पार्ट पार्ट अलग कर दिए बाय द यूजिंग फोर्सेप, ठीक है। प्लकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यूज करके आपने आराम से सारे पार्ट निकाले, तो आप इस फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट अलग कर लिया आपने। नाउ क्या आप ये फ्लावर ले लेके घूमोगे, किसी को दिखाने के लिए घूमते रहोगे तो वो कितना चलेगा? तो आप थ्योरी जब लिख रहे हो, एग्जाम जब दे रहे हो, तो यू हैव टू यूज द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला, ओके, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कोड हो गई। अब इसके लिए आपको समझना है कि ये सिंबल क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये किस तरीके की डायनोशियम को शो कर रहा है, यहाँ पे ओब्यूल कैसा शो हुआ, क्लियर। जैसे ये 5P है ना, तो आप देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड विंग कील दिख रहा है। अभी हम 1 by 1 बताएंगे सभी, जब हम आपको रिलेट कर रहे हैं, तो ये जब डायग्राम बनाते हो तो आप उसको बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम,
इज इट क्लियर? तो इनके सिंबल समझने पड़ेंगे। एंड जब आप फॉर्मूला लिखते हो, तो जैसे फिजिक्स में मैथ्स में फॉर्मूला है, वैसे ही क्या है, फ्लावर का फॉर्मूला, सारी कहानी आपने एक लाइन में लिख डाली। ये लाइन कॉम्प्लिकेट होती है, जो बॉटनी में पढ़ते हैं उनके ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें कुछ और ऐड करनी है तो वो ऐड कर लेते हैं, बट सिंपली आपको छोटे छोटे फॉर्मूला है, छोटे छोटे फ्लावर के एक तरीके से डिस्क्रिप्शन विदाउट राइटिंग। आपको फ्लोरल 3 फैमिली है, 4 फॉर्मूले हैं, एक इंट्रोडक्टरी में बेसिक ऐसे आपको याद रखना है। 3 फैमिली के फॉर्मूले हैं, ये उसके डिस्क्रिप्शन भी है। जैसे परसेंटेज का शाइन, जाइगोमॉर्फिक, सिमेट्री, तब आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए जो मैम ने बता दी फ्लावर जब से स्टार्ट हुआ है। फिर मेल और फीमेल दोनों दिख रहा है, मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है, ठीक है। के कैलिक्स को डोनेट करता है, 5 लिखा है, मतलब कैलिक्स का नंबर कितना है, 5। ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब होता है फ्री नहीं है, फ्यूज्ड है। अभी समझो बस, मतलब सुनो बस, समझना भी नहीं, हम आते हैं पूरे उसको चार्ट में आएंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला है कि, ठीक है। तो कैलिक्स खत्म हो गया, फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, फ्लावर की सिमेट्री जो है वो बायलैटरल सिमेट्री है या जाइगोमॉर्फिक है। इतनी बात समझ में आई? फिर आगे जा रहे, कौन सी रिंग आएगी, कोरोला। कोरोला के पूरे पेटल कितने हैं, 2 2 1 5। ओके, अब ये क्योंकि आपको याद होना चाहिए, कौन सा एस्टिवेशन, फैक्सिलरी, 1 + 2 + 2, और 2 है फ्यूज, तो फ्यूज के पास ब्रैकेट लग गया। तो सारी कहानी आपने नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला। फिर कौन सी रिंग आ गई, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में टोटल स्टेमन 10। 10 के क्या ग्रुप है, क्या मोनोएडेल्फस है या डाइएडेल्फस है, 2 रिंग दिख रही है, 2 ग्रुप हो गए, एक फ्यूज है तो ब्रैकेट लग गया, 9 आपस में फ्यूज है, एक फ्री है, तो 9 + 1, ठीक है। जी फॉर गायनोशियम, कितनी है, 1, मोनोकार्पेलरी होगी, लाइन जो बाहर नीचे खींची है दैट इज लोअर, मतलब ओवरी क्या ऊपर है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है, ये ऊपर रहेगा तो ओवरी इंफीरियर। तो इस तरीके से आपको पहले नोटेशन समझना है, उसके बाद दोनों ही तीनों फैमिली को खत्म करना है। और फैमिली में आप बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको वेजिटेटिव कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, जो आपने पढ़ा है उसका हैबिटेट, उसके रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में। अब ये टर्म मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, नहीं कुछ समझ में आए तो अलग बात, पूछ लो, लेकिन मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँ, ये सब पढ़ लियो। फिर फ्लोरल कैरेक्टर ही इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लोरेसेंस है तो किस तरीके का है, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, एंड देन फ्रूट। फ्रूट के बारे में जहां पे दिया है उतना आप मार्क कर लो। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसमें भर भर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं और यही एग्जाम्पल रोल आती है, ठीक है। तो तीनों फैमिली के जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो आपको अलग से मेहनत करनी ही पड़ेगी उसके लिए। नाउ आज हम कुछ सिंबल बता देते हैं, फिर कल तीनों फैमिली देखिए। सिंबल यूज्ड इन फ्लोरल फॉर्मूला, जैसे बीच में मैंने बताया था BR फॉर ब्रैक्टिएट, BRL फॉर ब्रैक्टियोलेट, एक होता है ब्रैक्ट, एक होता है ब्रैक्टियोल। तो ब्रैक्टियोल भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन्वोल्यूकर की तरह होता है, थोड़ा रिंग में बड़ा होता है ब्रैक्ट से। ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है तो ब्रैक्टियोलेट फ्लावर हो जाता है, ठीक है। ये आपके बहुत काम का नहीं है। EBR, ई ब्रैक्टिएट, PBRL, ई ब्रैक्टियोलेट, वो भी काम का नहीं है। मेल के लिए सिंपल सिंबल, फीमेल के लिए जो यूनिवर्सल सिंबल है वही है बायसेक्सुअल, जैसा अभी बताया मैंने, दोनों है तो बायसेक्सुअल फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक, दिस वन। जाइगोमॉर्फिक, या तो ऐसे या तो क्रॉस, जो क्रिश्चियन वाला होता है। एपिकैलिक्स, EP, ये भी आपके बहुत काम का नहीं है। कैलिक्स और कोरोला में ध्यान रखना है के फॉर कैलिक्स है, ठीक है, बोलने में के जिसमें आ रहा है कैलिक्स, उसको के कर लो, अदरवाइज सिंबल कंफ्यूज करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा के क्या डिनोट करता है, सी क्या कर, तो C फॉर कोरोला है, के फॉर कैलिक्स। कैलिक्स फ्री है तो सिर्फ के लिखा है, कैलिक्स फ्यूज है तो उसके नीचे कितने नंबर है उसके बाद फ्यूज का ब्रैकेट लगेगा, मतलब फ्यूज के लिए आप ब्रैकेट यूज करोगे, जो कि सबस्क्रिप्ट में यूज करोगे नीचे सबस्क्रिप्ट। देन C कोरोला,
फ्री पॉलीपेटलस, देखो यहाँ पे क्या था, पॉलीसेप्लस गैमोसेप्लस फ्यूज, ठीक है, पॉलीपेटलस गैमोपेटलस, अब ये वर्ड याद रहना चाहिए, कल सब रिवाइज करके आओगे तुम। कोरोला ये छोड़ो, तुम्हारे काम का नहीं है। पेरियंथ के लिए पी वर्ड यूज होगा, सिंबल। एंड्रोशियम फ्री, अगेन नंबर आता है उसको ब्रैकेट करते हैं, तो इस वाले पे आपको नहीं जाना, फ्री मतलब एकदम में फ्री है, नंबर आएगा नीचे। एंड्रोशियम यूनाइटेड, तो जितने नंबर उसके पास ब्रैकेट। एपीफाइलस, दिस इज इंपॉर्टेंट, एपीफाइलस कंडीशन, टेपल के ऊपर है एंड्रोशियम का स्टेमेन, बताया था मैंने, तो उसको कैसे, पी से हो गया पेरियंथ, एपीफाइलस, पेरियंथ की ही एक स्ट्रक्चर होगी टेपल, सिंगल यूनिट, ए लिख लो इधर फॉर एंड्रोशियम, और करा देगा। तो एपीफाइलस मतलब एपी मीन्स ऊपर, किसके, फाइलस के ऊपर, फाइलस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पेरियंथ को, और एक सिंगल यूनिट, पूरी रिंग पे नहीं ना होगा, किसी एक सिंगल यूनिट पे होगा, तो दैट इज टेपल। तो पी के ऊपर ए, तो एरो ध्यान दो, इधर से इधर रहेगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। फ्लोरल फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पे सिंबॉलिक कुछ गड़बड़ होगा, उसमें से राइट आपको फ्लोरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। और अगेन हम क्या कह रहे हैं, 3 फैमिली 3 फ्लोरल फॉर्मूला प्लस एक ब्रेसिकेसी का देखना है आपको, सर्च होगा, तो 4 फॉर्मूले अगर नहीं याद हो पा रहे और उसमें गलती होगी तो दैट इज ह्यूज मिस्टेक। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले एग्जाम्पल याद करने ही है, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। एपीफाइलस, एंड्रोशियम है पेरियंथ के ऊपर, इसलिए एरो हमेशा इधर होगा बेटा। एपीपेटलस, पेटल किसको शो कर रहे हैं, कोरोला को, कोरोला का सिंबल सी, तो ए ऑन सी, एपीपेटलस। गाइनोशियम फ्री, गाइनोशियम यूनाइटेड, सुपीरियर ओवरी, नीचे बार लगा दो, ऊपर जी, सुपीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी, ऊपर बार नीचे जी, ठीक है। गाइनोस्टेजियम, सिनेंड्रस कंडीशन, इसमें क्या है, गाइनोशियम के ऊपर एंड्रोशियम, ठीक है बच्चा। फ्री सेपल के 5 यूनाइटेड, चलो इसमें हो गया हो गया हो गया, ग्रुप हो गया। स्टेराइल स्टेमिन, स्टेमिनोड, ठीक है, 0 से, ये भी तुम्हारे काम का नहीं है। सेमी इंफीरियर के लिए क्या लिखते हैं, नो, न सुपीरियर न इंफीरियर, तो बाहर कहाँ आ जाएगा, बीच में, सेमी इंफीरियर, इंफीरियर सुपीरियर। Semi-technical description of a typical flowering plant. Various morphological features are used to describe a flowering plant. जो आप पढ़ रहे थे वही सारे फीचर्स हैं, उनको डिस्क्राइब करोगे तभी आप किसी प्लांट के बारे में बता पाओगे कि इसकी लीफ कैसी है, वेनेशन कैसा है, एस्टिवेशन कैसा है, फाइलोटैक्सी कैसा है, प्लेसेंटेशन कैसा है, ये सारी आपको इंफॉर्मेशन देनी हो, तभी आप किसी पर्टिकुलर फ्लावरिंग प्लांट को एक्सप्लेन कर दो। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ in a simple and scientific language and presented in a proper sequence. वेजिटेटिव से लेके आप पूरा फ्लावर फ्रूट तक बात करो, तो सीक्वेंस चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि अभी यहाँ पे रूट लिखा, रूट के बाद फ्लावर लिख दिया, इन्फ्लोरेसेंस लिख दिया, फिर शूट लिख रहे हैं, फिर लीफ लिख रहे हैं, तो ऐसा सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगनिंग विद इट्स हैबिटेट, हैबिट कहाँ पे है वो, वेजिटेटिव कैरेक्टर, root, stem and leaves, and then floral character या reproductive character. Inflorescence है तो पहले inflorescence, then flower. Flower आया तो calyx corolla उसके part आ जाएंगे. After describing various parts of plant, a floral diagram and a floral formula are presented. The floral formula is represented by some symbols. अब जो NCERT में दिया है वो आपके most important है. In the floral formula, BR stand for bracteate. K stands for calyx, C stands for corolla, P for perianth, A for androecium, G for gynoecium, and G and below bar for superior ovary, and G above bar inferior ovary. G कहाँ है उससे देख लो, बार के नीचे है तो inferior, बार के ऊपर है तो superior. For male, for female, for bisexual, actinomorphic, ठीक है, radial symmetry, zygomorphic, bilateral symmetry, nature of flower, symmetry of flower, and then fusion is indicated by enclosing the figure within bracket. बताया ना, figure मतलब नंबर,
कितने नंबर में है कैलिक्स और कोरोला है तो सेपल कितने नंबर में है, पेटल कितने नंबर में। एंड एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव, लाइन से अच्छा क्या है आर्क, दैट इज नॉट अ लाइन, दिस इज आर्क। ओके, बाय अ लाइन ड्रॉ अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट, कौन किसके ऊपर है। अ फ्लोरल डायग्राम मतलब एडिशन ज्वाइनिंग को बताएगा। अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, देयर अरेंजमेंट मतलब आप वहां पे बात करोगे एस्टिवेशन की, एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, क्या कैलिक्स कोरोला फ्यूज्ड है, तो पेरियंथ बनाना होगा। जैसे आप लिलिएसी फैमिली का फिगर देखो, सबसे लास्ट वाला, यहाँ पे देखो आप, ये कैलिक्स है, ये कोरोला की रिंग है, तो दोनों कैसे फ्यूज चल रहे, तो ये पूरी क्या हो गई आपकी पेरियंथ हो गई। कल करेंगे एक एक सिंबल पे बात, अभी थोड़ा सा बस एक डिस्क्रिप्शन देखो। With one another, the position of the mother axis मतलब इन्फ्लोरेसेंस होगा तो पेडंकल, फ्लावर है तो पेडिसल, ठीक है, कहाँ पे है कैसे लगा हुआ है उसको भी शो करते हैं इसमें। विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, क्वेश्चन है ये भी। On the top of the floral diagram, calyx, corolla, androecium and gynoecium are drawn in successive holes. जो सीक्वेंस है उसी तरीके से आप ड्रॉ करोगे, तभी आप फ्लोरल डायग्राम बना पाओगे। Calyx being the outermost and the gynoecium being the center or innermost. Floral formula also shows cohesion and adhesion within parts of holes. कोहेजन एडिशन समझ में आता है ना, कोहेजन मतलब सेम के बीच में, तो पेटल पेटल से कैसे यूनाइटेड है, दैट इज कोहेजन, और पूरी दुनिया में यही होता है। चाहे आप फिजिक्स का कोहेजन समझ लो, चाहे आप केमिस्ट्री का कोहेजन समझ लो, जब सेम पार्टिकल सेम मॉलिक्यूल की बात होती है तो दैट इज कोहेजन, जब अटैचमेंट की बात होगी तो एडिशन होगा। तो वाटर की प्रॉपर्टी के टाइम भी मैंने बताया था, कोहेसिव एंड एडिशिव प्रॉपर्टी होती है वाटर में, और तभी आपका जो इतने हाइटेड प्लांट है उनके टिप तक पूरी वाटर की सप्लाई जा रही है, उसमें भी ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। विद इन द पार्ट्स ऑफ होल्स एंड बिटवीन द होल्स, द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द मस्टर्ड, इसलिए मैंने बोला एक आपको एडिशनल क्या पढ़ना है, वैसी कैसी, और ये यही छुपा हुआ है। सिर्फ 3 याद करके चले जाते हैं और इसको डिस्क्रिप्शन है ये भूल जाते हो तो। अब देखो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ बस सिंपल, और कल मैं एक इमेज दे दूंगी और जिसमें हर सिंबल के बारे में दिया होगा। फर्स्ट अब तुम लोग भी बता लो, मुझे विश्वास है, चलो बताओ क्या शो कर रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। देन क्या शो किया, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही के अंदर है। देन कैलिक्स, नंबर ऑफ सेपल्स 4, कितने रिंग में, 2 रिंग में, 2 + 2 मतलब खुद सेपल 2 पार्ट में है, 2 अंदर की तरफ 2 बाहर की तरफ, ये देखो ये 2 बाहर ये 2 अंदर, 2 + 2 टोटल दिख रहे हैं आपको 4। नाउ कोरोला कितने हैं, 4, फ्री है या फ्यूज है, फ्री है। कैलिक्स फ्री था या फ्यूज है, फ्री है। देन एंड्रोशियम, नंबर कितने हैं टोटल एंड्रोशियम के, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्या 2 रिंग में है, हाँ 2 रिंग में कैसे है, 2 बाहर की तरफ 4 अंदर की तरफ, तो 2 + 4, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं बेटा, ये है हमारा सिंबल लिखने का तरीका, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। तो एंड्रोशियम 1 और 2 बाहर एंड 1 2 3 4 एक रिंग में है, दैट इज 2 + 4। नाउ नेक्स्ट इज गाइनोशियम, कितने कार्पल दिख रहे हैं नंबर में 2। अब इमेज में देखो, ये थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी, ये चैम्बर हो गया, ठीक है, लॉक्यूल हो गया, ओवरी है, ओके, नंबर में 2 है, फ्यूज है या फ्री है, फ्यूज है। ओवरी कैसी है, सुपीरियर या इंफीरियर, हाँ सुपीरियर, जी ऊपर है बार नीचे, सुपीरियर ओवरी हो गया डिस्क्रिप्शन। अब इसी को आपको
कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। और ये क्या दिखा रहा है, मेन एक्सिस की पोजीशन, तो डॉट विद द मेन एक्सिस। ओके, समझ में आ गया। इसी को कल तीनों फैमिली में अप्लाई कर लेंगे और तीनों फैमिली को बेटा अच्छे से पढ़ के यहीं के यहीं पैकअप करेंगे, एक्सेप्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये आपको एग्जाम तक पढ़ना पड़ेगा। जब जब आपके टेस्ट हो आप इसको याद करो, इनके नेम याद करो, और कहाँ पे डाई दिया है, कहाँ पे ल्यूपिन का एग्जाम्पल है, किस फैमिली में है, ये सब यहीं से होगा। इसके ग्रुप इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे तीनों फैमिली के, और उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर। तो तीनों फैमिली कल देखते हैं। कल लास्ट लेक्चर रहेगा, खत्म हो जाएगा जल्दी, टाइम से पहले आई थिंक, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको कोई भी क्वेरी होगा इस चैप्टर से तो कल ही आप कर लेना, तो कल रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेरी भी हो जाएगी, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और परसों से मैं लीव पे हूँ, तो आज 23 है ना, 25, 26, 27 आप अपनी तैयारी करना, मैं कुछ नहीं पढ़ा। जितने चैप्टर खत्म है इसको रिवाइज करो। प्लांट किंगडम का आज रिवीजन ले लेंगे, प्लांट किंगडम के क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारी टर्मिनोलॉजी ध्यान रखो क्योंकि अब आएगा एनाटॉमी इसके बाद। तो किसी दिन, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम भी चलेंगे, तो बेटर है आप एग्जाम की तैयारी करो, जो कर रहे हो वो अच्छे से करना, एक्स्ट्रा लोड की नीड नहीं। हमारे आते ही फिर हम लोग एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। जस्ट देखेंगे कोई ऐसा 20-30 मिनट का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें हम बोल रहे होंगे कि माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, इंटरनल पार्ट देखते हैं, क्या है मॉर्फोलॉजी, क्या है एनाटॉमी, और फिर से ये सब चीजें बोल रहे होंगे। तो वो हम आपको 29 तारीख को असाइन करते हैं, 30 या 29, उसको आप देख लेना। तो एक आपका एनाटॉमी का बेस बन जाएगा कि मैम पढ़ाने वाली क्या है। और नवंबर है, 30 का महीना होगा, तो 1 तारीख को फिर रेगुलर क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी। तो मेरे साइड से पूरे फ्री हो, जस्ट रिवाइज करो। फ्री का मतलब ये होता है कि रिवाइज करो, अदरवाइज मैं एनाटॉमी के असाइन लेक्चर दूंगी, उसका कोई मतलब नहीं है। और अपने एग्जाम अच्छे से दो। वहां के क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड कोई क्वेरी है वो भी कल पूछ लेना, किसी को भी कोई क्वेरी हो कल पूछ लेना। आज आफ्टरनून में रिवीजन सेशन है प्लांट किंगडम का, वो अटेंड कर लेना। चलो ठीक, बाय। शायना दीक्षा, तुम लोग को भी कोई क्वेरी होगा तो पूछना।